लास्ट टर्म पे हमने लास्ट लेक्चर में हमने पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास देखा था, उसका पोजीशन वेक्टर वगैरह। अब हम इस पे एक दो इलस्ट्रेशंस कर लें। उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि सेंटर ऑफ मास ऑफ a uniform body center of mass of a uniform body lies at the line of symmetry. किसी यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री तुम्हें आइडिया होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। तो जैसे हम यहाँ पे पार्टिकल सिस्टम का ही सेंटर ऑफ मास का इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, पर इस चीज को देख लें। जैसे अगर मान लेते हैं कोई हमारे पास यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है, यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट, तो यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का मतलब ये है कि हम इस स्क्वायर प्लेट का कहीं पे भी छोटा सा एरिया कंसिडर कर लें तो किसी भी दो जगह पे हम उसके दो इक्वल एरिया कंसिडर कर लें प्लेट के। ये प्लेट है, प्लेट का मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और अगर प्लेट का मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अगर मान लो हम इसमें एक छोटा सा एरिया यहां कंसिडर किया और एक कहीं पे भी और कर लें सेम एरिया, तो जो इसका मास होगा वही इसका मास होगा। यानी एक तरह से मास डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह यूनिफॉर्म है, किसी भी जगह पे सेम एरिया का सेम मास होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट। कोई भी यूनिफॉर्म बॉडी का मतलब यही है कि उसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह सेम हो। यहां स्क्वायर प्लेट में मास जो है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो किसी भी दो जगह पे अगर हम स्मॉल एरिया लेंगे, किसी भी दो जगह पे हम कितना भी एरिया ले लें, कहीं पे भी इक्वल एरिया का मास क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो यूनिफॉर्म बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है। अब लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है, इसका मतलब क्या है, जैसे ये लाइन जो कि इस वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये लाइन स्क्वायर प्लेट की इस वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हम इसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइन इस स्क्वायर प्लेट को दो पार्ट में बांट रही है, और इस लाइन के लेफ्ट में प्लेट का जितना मास है, इस लाइन के राइट में भी प्लेट का उतना ही मास होगा। ये लाइन इस प्लेट को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर रही है,
तो इस लाइन के लेफ्ट साइड में प्लेट का जितना मास होगा, इस लाइन के राइट में भी प्लेट का उतना ही मास होगा। इस लाइन से जितनी जितनी दूर जितना जितना मास है, इस लाइन से उतनी उतनी दूर उतना उतना मास है। इस लाइन के इस तरफ किसी भी एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इस तरफ भी एक पॉइंट होगा, उतनी ही दूर उतने ही मास का उतने ही एरिया पे। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। और लाइन ऑफ सिमेट्री जो है यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसी पे लाई करता है। ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। इस वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखें, तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। और यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करते हैं। यानी यूनिफॉर्म बॉडी है स्क्वायर प्लेट, इसका सेंटर ऑफ मास लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है, यानी इस रेड वाली लाइन पे लाई करेगा। लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है, यानी इस ब्लू वाली लाइन पे भी लाई करना चाहिए। अब दोनों लाइंस पे सेंटर ऑफ मास तो एक ही पॉइंट होता है ना, वो दोनों लाइंस पे कैसे लाई कर सकता है? वो कैसे हो सकता है कि यहां पे भी हो और यहां पे भी हो? तो वो दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ब्लू वाली लाइन पे भी और रेड वाली लाइन पे भी, इसका मतलब वो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे। ये आएगा इसका सेंटर ऑफ मास। यानी एक तरह से अगर तुम ध्यान से देखो तो वो स्क्वायर का सेंटर है, क्योंकि अगर मैं ऐसे एक लाइन खींचता हूं ना, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। डायगोनल्स भी लाइन ऑफ सिमेट्री और डायगोनल स्क्वायर के सेंटर पे मीट करेंगे। तो यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा? यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास आएगा उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। हाँ, अगर नॉन यूनिफॉर्म प्लेट होती तो फिर हम ऐसी बात नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर यूनिफॉर्म डिस्क की बात करें, यूनिफॉर्म डिस्क की बात करें तो यूनिफॉर्म डिस्क, ये आ गया यूनिफॉर्म डिस्क, यानी इक्वल एरिया कहीं पे भी ले लें, इक्वल एरिया का मास इक्वल होगा। अब ये यूनिफॉर्म बॉडी है, तो यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके लाइन ऑफ सिमेट्री पे होता है। तो मैं एक डायमीटर बना रहा हूं, क्लियरली तुम समझ पा रहे हो कि इस डायमीटर के अबाउट ये डिस्क सिमेट्रिक है। जितना मास इस लाइन के जितनी दूर इस साइड है, उतना ही मास इस लाइन के उतनी दूर इस साइड है। हर चीज सेम है। इस लाइन के अबाउट बॉडी एग्जैक्टली सेम है। इस लाइन के इस तरफ जितना एरिया है, इस लाइन के इस तरफ उतना ही एरिया है। इस लाइन के इस तरफ जितनी जितनी दूर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस लाइन के उतनी उतनी दूर इधर भी मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। सिमिलरली कोई भी डायमीटर इसका लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ये डायमीटर ब्लू वाला भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। और अगर ये दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री है तो लाइन ऑफ सिमेट्री पे सेंटर ऑफ मास लाई करते हैं, तो रेड लाइन पे भी लाई करेगा और ब्लू लाइन पे भी लाई करेगा। और दोनों लाइन पे अगर लाई करना है तो कहां पे लाई करेगा? इंटरसेक्शन पे। और क्लियरली डायमीटर्स कहां पे मीट करते हैं? डायमीटर्स मीट करते हैं एट द सेंटर ऑफ द सर्कल या डिस्क। तो ये अब हम यहां पे एक क्वेश्चन करें कि हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है, यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड लेंथ ए, ठीक है। एक हमारे पास यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड लेंथ ए, और हमारे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट है जिसको हम डिस्क बोल सकते हैं, जिसका की डायमीटर ए। जिसका डायमीटर ए।
अब अगर यहां पे हम देखें तो यूनिफॉर्म जो स्क्वायर प्लेट है उसकी साइड लेंथ ए है और जो सर्कुलर डिस्क है उसका डायमीटर ए है, यानी रेडियस a/2। पहले तो मुझे ये डिसाइड करना है कि ये जो प्लेट, स्क्वायर प्लेट और जो सर्कुलर प्लेट है डिस्क, इसका सेंटर ऑफ मास स्क्वायर वाली प्लेट साइड में होगा या डिस्क वाली प्लेट साइड में होगा, पहले ये देखते हैं। तो हमें पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, और डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, ए एंड बी। अच्छा, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस a/2 होगी और सर्कुलर प्लेट के सर्कमफ्रेंस से उसके सेंटर की डिस्टेंस उसके रेडियस यानी डायमीटर का आधा a/2 के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि जहां पे स्क्वायर प्लेट और सर्कुलर प्लेट टच कर रही है एक दूसरे को, वो मिड पॉइंट है AB का, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट के लेफ्ट में होगा या राइट में। अच्छा, ये जो स्क्वायर प्लेट है इसका सारा का सारा मास मैं प्लेट के सेंटर पे मान सकता हूं। स्क्वायर प्लेट का सारा मास मैं स्क्वायर प्लेट के सेंटर पे मान सकता हूं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास है। स्क्वायर प्लेट का जो सेंटर है ए, वो स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होता है स्क्वायर प्लेट का। और हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी का सारा मास हम उसके सेंटर ऑफ मास पे मान सकते हैं, यानी पूरे स्क्वायर प्लेट का जो मास है उसको हम उसके सेंटर पे मान सकते हैं। सिमिलरली इस सर्कुलर प्लेट का जितना भी मास है उसको हम सर्कुलर प्लेट के सेंटर पे मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी बॉडी का सारा मास उसके सेंटर ऑफ मास पे माना जा सकता है और यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का सारा मास उसके सेंटर पे होता है। तो इस स्क्वायर प्लेट को मैं एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करूंगा, सारा मास ए पे मान लूंगा, और इस सर्कुलर प्लेट को भी मैं एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करूंगा और सारा मास बी पे मान लूंगा। तो यहां पे अगर देखें तो दो पार्टिकल हो गए, ये स्क्वायर प्लेट का सारा मास ए पे एक पार्टिकल की तरह, इस सर्कुलर प्लेट का सारा मास बी पे एक पार्टिकल की तरह। तो हमें पता है कि जिसका मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उससे क्लोज होगा, है ना। जिसका मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसके क्लोज होगा। ये मिड पॉइंट है। अगर स्क्वायर प्लेट का मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट के इस तरफ होगा। अगर सर्कुलर प्लेट का मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट के राइट में होगा, यानी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर प्लेट होगा। किसका मास ज्यादा होगा? दोनों की जो मास डेंसिटी है वो सेम, ठीक है। दोनों की मास डेंसिटी यहां पे सेम है, ऐसा मान लेते हैं। अच्छा, स्क्वायर प्लेट का सारा मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है और सर्कुलर प्लेट का भी सारा मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी ऑफ both plates, surface mass density और mass per unit area
of both plates are same. Both plates are uniform also. Are uniform. दोनों का मास पर यूनिट एरिया सेम, यानी यूनिट एरिया का मास दोनों के लिए सेम। मान लेते हैं, और यूनिट एरिया के मास को ही हम सरफेस मास डेंसिटी बोलते हैं। मास पर यूनिट एरिया कह लो या यूनिट एरिया का मास कह लो, वो दोनों के लिए सेम है और उसी को हम सरफेस मास डेंसिटी बोलते हैं, और दोनों प्लेट्स यूनिफॉर्म है। तो यहां अगर हम देखें तो यूनिट एरिया का मास सपोज कर लेते हैं सिग्मा, तो किसी भी एरिया का मास आ सकता है, सिग्मा इनटू एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे। सिग्मा इनटू एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे अगर तुम देखो मास ऑफ जो स्क्वायर प्लेट है, M1 मैं यहां पे लिख रहा हूं मास ऑफ स्क्वायर प्लेट, M1 मैंने यहां पे लिखा है मास ऑफ स्क्वायर प्लेट, और उसी तरह से M2 मैं यहां पे लिख रहा हूं मास ऑफ सर्कुलर प्लेट। मास ऑफ सर्कुलर प्लेट, ठीक है। तो M1 यहां पे डिनोट कर रहा है मास ऑफ स्क्वायर प्लेट, और M2 यहां पे डिनोट कर रहा है मास ऑफ सर्कुलर प्लेट, ठीक है। तो जरा हम M1 और M2 की वैल्यू लिख लें, M1 और M2 की वैल्यू लिख लें। देखिए जरा M1 और M2 की वैल्यू क्या आएगी। यूनिट एरिया का मास मैंने सिग्मा माना है, तो किसी भी एरिया का मास सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो M1 की वैल्यू अगर मैं यहां पे लिखूं सिग्मा इंटू एरिया, स्क्वायर प्लेट का एरिया ए स्क्वायर होगा, और अगर मैं M2 की वैल्यू लिखूं तो M2 की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया एस पाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस a बाई 2 है, डायमीटर a है तो रेडियस a बाई 2 है, तो रेडियस का स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो देखो ये सिग्मा a स्क्वायर है और ये पाई बाई 4 सिग्मा a स्क्वायर है, ठीक है। यहां पे हम कह सकते हैं कि भाई पाई बाई 4 जो है वो 1 से छोटा होता है, पाई बाई 4 1 से छोटा होता है, तो पूरे में तुम इसमें मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, सिग्मा ए स्क्वायर क्या आएगा, पाई बाई 4 सिग्मा ए स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा ए स्क्वायर, इसमें सिग्मा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या है M1, ये क्या है M2, यानी M1s सॉरी ये M2 है और ये M1 है, तो M2 इज लेस देन M1। M2 सर्कुलर प्लेट का मास है, M1 स्क्वायर प्लेट का मास है, तो M2 छोटा है M1 से, यानी सर्कुलर प्लेट का मास कम है और स्क्वायर प्लेट का मास ज्यादा है। तो ये तो हम जानते हैं कि जिसका मास ज्यादा होता है, जिसका मास ज्यादा होता है सेंटर ऑफ मास उसी की तरफ, उसी के क्लोज होता है। तो सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, ये मिड पॉइंट है, इसके डिस्टेंस दोनों से इक्वल है, तो सेंटर ऑफ मास इसके क्लोज होगा,
यानी मिड पॉइंट के थोड़ा इधर, अभी मिड पॉइंट पे दोनों बराबर है, इधर जाएंगे तभी तो इसके क्लोज होंगे। ये आ गया सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो लाई कर रहा है इन द स्क्वायर प्लेट। अब अगर देखा जाए तो दोनों सारा मास, इसका m1 यहां मान लिया और इसका सारा मास m2 मान लिया। इन दोनों पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस, हालांकि पार्टिकल नहीं है पर हम पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास पता कर लिया, सारा मास सेंटर ऑफ मास पे मान के हम इसको पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इनके बीच की डिस्टेंस ये a/2 ये a/2, तो इनके बीच की डिस्टेंस a। अब सपोज करो मैं सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस a से निकालना चाहता हूं, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस में a से कितनी है निकालना चाहता हूं, यानी AC, यानी m1 से मैं सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालना चाहता हूं। तो कैसे आएगा m1 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस? तो मैंने बताया था अगर दो पार्टिकल हैं और तुम m1 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकाल रहे हो, यानी एक पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो न्यूमरेटर में आता है दूसरे वाले पार्टिकल का मास और डिनोमिनेटर में आता है टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय उन दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस विच इज a। तो AC इज इक्वल टू m2, m2 इज सिग्मा पाई बाय 4 a स्क्वायर, या कह लो पाई बाय 4 सिग्मा a स्क्वायर, m1 प्लस m2, m1 और m2 प्लस करेंगे तो क्लियरली सिग्मा a स्क्वायर कॉमन आएगा, इसमें 1 बचेगा, इसमें पाई बाय 4 बचेगा इंटू a। सिग्मा a स्क्वायर कैंसिल हो गया, AC की वैल्यू आ गई पाई बाय 4 a अपॉन 1 प्लस पाई बाय 4। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, वो कर लेना सिंप्लीफाई। तो ये आ जाएगा पाई इंटू a अपॉन 4 प्लस पाई। तो सेंटर ऑफ मास की हमने m1 से डिस्टेंस निकाली, ऑब्वियसली m2 से भी हम डिस्टेंस निकाल ही सकते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल तुम्हें यहां पे कराया है सेंटर ऑफ मास निकालने का, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देखें सेंटर ऑफ मास निकालने का, ठीक। तो उसके बाद फिर हम आगे सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, पर अभी एक प्रॉब्लम और करें। सपोज करो एक हमारे पास रेगुलर पेंटागन है, एक हमारे पास रेगुलर पेंटागन है और इसके सारे वर्टेक्स पे, सारे वर्टिसेस पे पॉइंट मास रखे हुए हैं, इसके सारे वर्टिसेस पे इक्वल मास के पार्टिकल्स रखे हुए हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा देखें, इसके सारे वर्टिसेस पे अगर इक्वल मास के पार्टिकल रखे हुए हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास हम देखना चाहते हैं कि कहां पे होगा। मान लेते हैं ये इस स्क्वायर प्लेट का सेंटर है, ये इस स्क्वायर प्लेट का नहीं, ये इस पेंटागन का सेंटर है। किसी वर्टेक्स से सेंटर को लाइन एक मिला लो, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। जितना इस तरफ तुम देख लो, एक इधर, एक इधर, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस लाइन पे। तो इस लाइन के अबाउट ये पेंटागन सिमेट्रिक है और मास डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिक है। देखो ये इसका, ये इस तरह से इधर, ये इस तरह से इधर, सपोज कर सकते हो ये मिड पॉइंट से पास हो रहा होगा।
और ये एक लाइन खींचे सेंटर से मिलाते हुए किसी भी वर्टेक्स को, तो ये इस लाइन के अबाउट भी ये पेंटागन सिमेट्रिक है और यूनिफॉर्म है। पूरा पेंटागन यूनिफॉर्म नहीं है, पूरा पेंटागन पे तो मास ही नहीं है, मास खाली वर्टेक्स पे। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि इस लाइन के इस तरफ जितना इतना मास है, इस लाइन के उस तरफ भी उतना उतना ही मास है, इस लाइन के इस तरफ जितना जितना मास जितनी जितनी दूर है, इस लाइन के उस तरफ भी उतना उतना मास उतनी उतनी दूर है, यानी सेंटर ऑफ मास इस वाली लाइन पे लाई करेगा। और एग्जैक्टली वही बात हम इस वाली लाइन के लिए भी बोल सकते हैं, एग्जैक्टली वही बात हम इस वाली लाइन के लिए बोल सकते हैं कि इस लाइन के इस तरफ जितना इतना मास जितनी इतनी दूर है, इस लाइन के उस तरफ भी उतना उतना मास उतनी उतनी दूर है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है अगर तुम ढंग से देखो, ठीक? तो हम कह सकते हैं कि इसी लाइन पे सेंटर ऑफ मास लाई करना चाहिए। वही बात इस लाइन के लिए, तो इस लाइन पे भी सेंटर ऑफ मास लाई करना चाहिए। अब दोनों लाइन पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास उन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, यहां पे आ गया। यानी रेगुलर पेंटागन के सारे वर्टेक्स पे अगर हम पार्टिकल्स रख दें और अगर उन पार्टिकल्स का मास सेम है, तो फिर रेगुलर पेंटागन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो पेंटागन के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। और ये जो मैंने बात बताई वो रेगुलर पेंटागन के लिए ट्रू है, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए ट्रू है। अगर हमारे पास एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है और उस एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन के हर वर्टेक्स पे हम इक्वल मास का पार्टिकल रख दें, ठीक है, अगर हर वर्टेक्स पे इक्वल मास का पार्टिकल रख दें, एन साइड्स का रेगुलर पॉलीगन है, एन वर्टेक्स होंगे, उन सभी एन वर्टेक्स पे अगर मैं इक्वल मास का पार्टिकल रख दूं, तो वो जो एन पार्टिकल्स हमने वर्टिसेस पे रखे हैं, उस एन पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो रेगुलर पॉलीगन जो हमने लिया है एन साइडेड का, उसके सेंटर ऑफ मास पे होगा। किसी भी रेगुलर पॉलीगन के सारे वर्टिसेस पे अगर हम इक्वल मास का पार्टिकल रख देंगे, तो उस पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो उस पॉलीगन के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आएगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास आ गया रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पे, मतलब पेंटागन के सेंटर पे। अब यहां पे देखें, इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाएं। इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाएं। मान लेते हैं कि रेगुलर पेंटागन है, उसके किसी भी एक वर्टेक्स से सेंटर की जो डिस्टेंस है वो a है। मान लेते हैं किसी भी एक वर्टेक्स से सेंटर की डिस्टेंस a है। हमें पता है कि रेगुलर पेंटागन के पांचों साइड्स पे अगर हम इक्वल मास का पार्टिकल रख देंगे तो सेंटर ऑफ मास पेंटागन के सेंटर पे आएगा। अब मैंने क्या किया, ये अज्यूम कर लिया कि पेंटागन के सेंटर से किसी भी वर्टेक्स की जो डिस्टेंस है वो a है, ऐसा मैंने मान लिया। पेंटागन के सेंटर से किसी भी वर्टेक्स की डिस्टेंस a है, ऐसा मैंने मान लिया। और अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पांचों पे न रख के 4 पे पार्टिकल रख, और इस सिस्टम का मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। हमें इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना।
अब सिमेट्री खत्म हो गई, ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों? लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि जितना इतना मास जितनी इतनी दूर लाइन से इस तरफ होता, उतना उतना मास उतनी उतनी दूर लाइन के इस तरफ होता, पर ऐसा ही नहीं। इस लाइन के इस तरफ दो पार्टिकल है, इधर एक ही पार्टिकल है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इस तरफ दो पार्टिकल है, इस तरफ एक ही पार्टिकल है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री अब नहीं रह गया। अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री अब नहीं रह गया तो अब हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई ये यूनिफॉर्म बॉडी है ही नहीं, ठीक है, ऐसा कह ले मान लो। तो अगर वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं रह गया तो अब हम नहीं कह पाएंगे कि भाई सेंटर ऑफ मास उस लाइन पे लाई कर रहा है। तो अब इसको कैसे प्रोसीड करें, किस तरह से हम सेंटर ऑफ मास निकालें, देखते हैं। देखो एक काम करते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास निकालने का एक तरीका है। यहां कितना मास है? जीरो मास, यहां जीरो मास है। सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं? 4। यहां कितना मास है इस वर्टेक्स पे? 0। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि कई सारे चैप्टर्स में आता है, ठीक है, जो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। हम एक पेंटागन फिर से ड्रॉ कर लें। हमने एक रेगुलर पेंटागन फिर से ड्रॉ कर लिया। किसी भी 4 वर्टिसेस पे हम इक्वल मास का पार्टिकल रख रहे हैं और पेंटागन का सेंटर यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं, मतलब यहां मान लेते हैं, और सेंटर से किसी भी वर्टेक्स के डिस्टेंस a है, और मुझे अब इस 4 पार्टिकल्स के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। सिस्टम में 4 पार्टिकल हैं, ये मैंने रख दिया, यहां 0 मास है, वहां 0 मास है। एक काम करते हैं, इस जगह पे हम 2 पार्टिकल रख देते हैं, एक का मास है और एक का मास माइनस है। तो ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है, क्योंकि इन जनरल मास नेगेटिव तो होता नहीं है। नेगेटिव मास का एक कोई हाईफाई कंसेप्ट अलग बात है, पर नेगेटिव मास नहीं होता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वहां पे एक जहां पे 0 मास था, ये देखो ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, यहां 0 मास है, जहां 0 मास था वहां पे मैंने 0 मास ही रखा है, प्लस एम माइनस एम। माइनस एम होता नहीं, तो ये मैथमेटिकली कंसेप्ट है जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं। एम माइनस एम हो पा रहा है, पॉइंट क्लियर। अब देखो इस सिस्टम और इस सिस्टम में कोई फर्क नहीं है, हालांकि इसमें 4 पार्टिकल्स हैं ऑफ मास है, इसमें 6 पार्टिकल्स हैं। 5 पार्टिकल्स का मास m है और 1 पार्टिकल का मास माइनस है। पहले तुम्हें ये समझना होगा ये दोनों सिस्टम एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। यहां पे 0 मास इसमें भी रखा है, यहां पे 0 मास इसमें भी रखा है। अब तुम देखो ये जो 6 पार्टिकल्स हैं उसमें पहले तुम इन 5 पार्टिकल्स को कंसिडर करो, ब्लैक से जो मैंने m लिख रखा है। ये 4 और ये 6 एग्जैक्टली सेम है, पहले तुम्हें ये समझना होगा। अब मैं सिस्टम को 2 पार्ट में बांट रहा हूं। पार्ट 1 5 पार्टिकल्स ऑफ मास है of mass m, and part 2 इसको part 2 इसको part 1 बोल देते हैं। one particle of mass minus m,
मास माइनस है, एक पार्टिकल जिसका मास माइनस है। तो अगर हम यहां पे देखें तो पहले इस वाले पार्ट को डील करते हैं। ये पार्ट क्या है? ये पार्ट है 5 पार्टिकल्स, है ना, जिसका मास, हर पार्टिकल का मास कितना है? m। हर पार्टिकल का मास है। पहले उस पार्ट को डील करते हैं। यहां पे m, यहां पे m, यहां पे भी m, यहां पे भी m और यहां पे भी m, और साथ में एक माइनस m। तो पहले इन 5 पार्टिकल्स को देखो तुम। इन 5 पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? इन 5 पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा भाई? ये 5 पार्टिकल्स इक्वल मास के रेगुलर पेंटागन के वर्टेक्स पे रखें। अगर हम सिर्फ उन्हीं 5 पार्टिकल्स की बात कर लें पहले, ठीक है, तो उन 5 पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? उन 5 पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास होगा रेगुलर पेंटागन के सेंटर पे, रेगुलर पेंटागन के सेंटर पे। तो इन सभी 5 पार्टिकल्स को मैं यहां से हटा देता हूं। क्यों हटा रहा हूं? क्योंकि मैं उन सभी 5 पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास रेगुलर पेंटागन के सेंटर ऑफ मास पे, ये तो होगा अगर हम रेगुलर पेंटागन के वर्टेक्स पे इक्वल मास के 5 पार्टिकल रखें तो उससे जो सिस्टम बनता है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? रेगुलर पेंटागन के सेंटर पे। और अभी हम किसी भी सिस्टम का सारा मास उसके सेंटर ऑफ मास पे मान सकते हैं। तो ये जो 5 पार्टिकल्स हैं ऑफ इक्वल मास हमारे सिस्टम में क्या है? ये 5 पार्टिकल्स और एक माइनस m का एक पार्टिकल। पहले हम इन 5 पार्टिकल्स की बात करें तो इन 5 पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास रेगुलर पेंटागन के सेंटर पे। तो इन 5 पार्टिकल्स का जो कंप्लीट मास है हम उन 5 पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास पे रख सकते हैं। और इन 5 पार्टिकल्स का जो, पहले इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इन 5 पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास रेगुलर पेंटागन के सेंटर पे। इन 5 पार्टिकल्स का टोटल मास 5m है। तो मैं टोटल मास इन 5 पार्टिकल्स को एक सिस्टम मानते हुए, हालांकि हमारे सिस्टम में ये भी पार्टिकल है पर एक सब सिस्टम मान लो, हम अभी अपना एक सिस्टम मान लें जिसमें ये 5 पार्टिकल है। इन 5 पार्टिकल्स का टोटल मास 5m है। हम उसको कहां पे रख लें? उसके सेंटर ऑफ मास पे। उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है? रेगुलर पेंटागन के सेंटर पे। तो यहां पे हमने रख दिया 5m। ठीक है, सिस्टम में पहले 4 पार्टिकल थे, यहाँ पे 0 मास था, पर जहां 0 मास था वहां पे हमने एक m और एक माइनस m रख लिया। m और माइनस m 0 ही है तो हम रख सकते हैं। ठीक, पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो फिर हमने क्या किया कि भाई एक सिस्टम हमने मान लिया, हमारे पास 6 पार्टिकल हो गए और उन 6 पार्टिकल्स में से पहले मैंने इन 5 पार्टिकल्स को, हमारे सिस्टम में 6 पार्टिकल है पर पहले हमने इन 5 पार्टिकल से एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम का मास 5m है और उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेगुलर पेंटागन के सेंटर पे है। तो मैंने सारा का सारा मास 5m रेगुलर पेंटागन के सेंटर पे रख दिया। ठीक है, तो हमारे सिस्टम में पहले 6 पार्टिकल्स थे, 5 पार्टिकल्स थे ईच ऑफ मास m और एक पार्टिकल था माइनस m मास का। अब क्या हुआ? वही सिस्टम इसमें कन्वर्ट हो गया। इसमें एक पार्टिकल का मास 5m है और दूसरे पार्टिकल का मास माइनस m। क्लियर है? और हमें पता है कि अगर हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है? हमें ये टोटल डिस्टेंस पता है। O से A की टोटल डिस्टेंस जो है वो A है, क्वेश्चन में दिया था, तो वीडियो रिवाइंड करके देख लो। और सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? सेंटर ऑफ मास होता है
दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे होता है। इंटरनली डिवाइड करता है इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस, इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। ये आ गया। और मान लेते हैं 5m वाले मास से डिस्टेंस r1 है और a वाले मास से डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास की r2 है। तो r1 निकाल ले, सेंटर से सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस निकाल ले। क्या आएगी सेंटर से सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस r1? r1 निकाल रहा हूं यानी 5m वाले से डिस्टेंस निकाल रहा हूं। तो जिस पार्टिकल से, अगर सिस्टम में दो पार्टिकल है तो जिस पार्टिकल से हम सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस निकालते हैं तो दूसरे वाले का मास लेते हैं, उसका ना लेके दूसरे वाले का मास न्यूमरेटर में लेते हैं बाएं से। डिनोमिनेटर में टोटल मास 5m प्लस माइनस m इंटू टोटल डिस्टेंस a। r1 क्या आ जाएगा? r1 आ जाएगा माइनस m अपॉन 4m, दैट इज माइनस a बाई 4। अब माइनस a बाई 4 का क्या मतलब है? r1 मैंने इधर लिया था और माइनस a बाई 4 आ रहा है, इसका मतलब होगा तो इसी लाइन पे, होगा तो इसी लाइन पे, पर इस तरफ ना होके इस तरफ होगा। सेंटर ऑफ मास इधर होगा, कितने डिस्टेंस पे? r1 पे, और r1 तो नेगेटिव है, कितने डिस्टेंस पे? r1 माइनस a बाई 4 आया है, तो माइनस a बाई 4 आया, उसको मैंने क्या कहा कि भाई मैंने r1 इधर लिया था, माइनस आया, यानी दरअसल सेंटर ऑफ मास इस तरफ ना होके इस तरफ है, और कितनी दूर है? a बाई 4। ये आया सेंटर ऑफ मास, सेंटर से a बाई 4 के डिस्टेंस पे। एक चीज और, एक और तरीके से देख लें इसको कि भाई ये 5 वर्टिसेस हैं रेगुलर पेंटागन में, सेंटर पे 5m मास रखा हुआ है, इस जगह पे माइनस m मास रखा हुआ है, टोटल डिस्टेंस a है। हमने पढ़ा है दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास उन दोनों वाली लाइन, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे होता है। ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, और ये सेंटर ऑफ मास का C पॉइंट आ गया। इससे डिस्टेंस मैंने r1 माना था, इससे डिस्टेंस r2 मान लेता हूं, r2 निकालते हैं। माइनस m से डिस्टेंस निकालते हैं, माइनस m, r2 मैंने इस तरफ लिया, नेगेटिव आएगा मतलब इस तरफ, पॉजिटिव आएगा मतलब इस तरफ। r2 क्या आएगा? इससे डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो दूसरे वाले का मास लेंगे 5m, नीचे टोटल मास ऐड करके आएगा इनटू टोटल डिस्टेंस। क्या आया r2? r2 आया 5m अपॉन 4, दैट इज 5 बाई 4a। 5 बाई 4a मतलब a प्लस a बाई 4, यानी इससे जो डिस्टेंस है माइनस m से डिस्टेंस है, उसी को तो मैंने r2 लिखा था। तो माइनस m से सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस r2 है, और माइनस m से सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस जो r2 है वो r2 a प्लस a बाई 4 है। अब यहां से यहां तक a होता है प्लस a बाई 4, यानी मुझे इधर आना पड़ेगा, यानी सेंटर ऑफ मास यहां पे, यहां से 5a बाई 4 पे ये a हो गया और ये a बाई 4 हो गया। तो r2 क्या डिनोट करता है? माइनस m से सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस कितनी दूर है? a प्लस a बाई 4। ये a यहां से आता है प्लस a बाई 4, यानी ये a बाई 4, वही चीज वहां पे आई थी। तो इस तरह से हम सेंटर ऑफ मास की हमने यहां पे डिस्टेंस निकाल लिया। जब रेगुलर पेंटागन के 4 साइड्स पे तो मासेस रखे थे इक्वल, 4 साइड्स पे पार्टिकल रखे हुए थे ऑफ इक्वल मास, पर एक साइड पे मास नहीं था। तो ये एक तरीका होता है करने का इसको, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं अभी इतना ही करूंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं अब शुरू करूंगा कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास, हाउ टू डिटरमिन द सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।